हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेस बाय अंकिता। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था MEG 7 का फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट यूनिट दैट वाज अबाउट नॉन फिक्शनल हिंद स्वराज। तो हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस कर लिया है हिंद स्वराज क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉक 2 MEG 7 सीरीज़ की सेकेंड वीडियो। इन दिस हमने जो टॉपिक चूज़ किया है दैट इज़ अनटचेबल। सो अनटचेबल क्या है? बेसिकली नाम से पता चल रहा है अनटचेबल जिसको टच ना किया जा सके, ठीक है, यानी जो टच करने के लायक नहीं है या जिसको टच नहीं कर सकते, दैट इज़ अनटचेबल। सो या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय मुल्क राज आनंद। सो बिना किसी देरी के शुरू, अनटचेबल बाय मुल्क राज आनंद इज़ अ pioneering novel in Indian literature that focuses on the life of Bakha, a young boy from a Dalit or untouchable caste. Set in pre-independence India, the novel highlights the social injustice and dehumanizing treatment faced by lower caste individuals. Through Bakha's experiences, Anand critiques the rigid caste system, the hypocrisy of the upper castes, and the internalized oppression among the marginalized. The novel also explores themes of poverty, identity, and the possibility of social change, making it a powerful social commentary that advocates the human dignity and equality. तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ अनटचेबल। मतलब कि इसमें हमें क्या पता चला है कि इसमें एक कैरेक्टर है दैट इज़ बाखा। तो बाखा क्या है? बाखा एक स्वीपर है जो उस टाइम, यानी कि कौन से टाइम की बात की गई है? प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात की, यानी कि ब्रिटिश इंडिया की बात की हुई है। तो बाखा एक पर्सन है जो कि ब्रिटिश इंडिया में रहता है और वो ऐसी कास्ट से बिलोंग करता है जिसे अनटचेबल मार्क किया गया है या फिर जिसे दलित कहा जाता है, यानी कि उस कैटेगरी, उस कास्ट के लोगों को कोई टच नहीं करता, यानी कि अपर कास्ट के लोग उन्हें टच नहीं करते हैं। ये इंट्रोडक्शन में बताया है। तो बेसिकली ये जो नोवेल है वो बाखा के वन डे एक्सपीरियंस के ऊपर है, यानी कि एक दिन का उसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है बाहर सोसाइटी में, उसके बारे में ये नोवेल है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू द नोवेल। अनटचेबल वॉज पब्लिश्ड इन 1935 and is one of Mulk Raj Anand's most significant works. It is pioneering novel in Indian English literature addressing the social issue of caste discrimination and untouchability. तो ये जो नोवेल है वो इंट्रोडक्शन, जो नोवेल है वो एक बेसिक कह सकते हैं या एक ऐसे सोशल इशू को एड्रेस करती है जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे था। मतलब कि जिसे हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसा इशू था जिसे छेड़ना बहुत ज़्यादा, जिसे टच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि लोगों ने लोअर कास्ट पीपल को ह्यूमिलेट करना स्टार्ट कर दिया था ऑन दैट टाइम। तो अभी बात कर लेते हैं सेटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट की। द नोवेल इज सेट in pre-independence India in a small town where Bakha, the protagonist, lives and works. It reflects the socio-political climate of the time, including the oppressive caste system and the early Indian independence movement. तो पॉइंट क्या बोल रहा है? ये जो नोवेल की सेटिंग है ये प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की है, जिसमें छोटा सा गांव है जहाँ पे बाखा रहता है। ठीक है, यानी प्रोटैगनिस्ट मतलब सेंट्रल कैरेक्टर, दैट इज प्रोटैगनिस्ट. It reflects the social political climate of the time, including the oppressive caste system. ठीक है, मेन कैरेक्टर, थर्ड पॉइंट इज मेन कैरेक्टर, दैट इज बाखा इज अ दलित और अनटचेबल हु वर्क एज अ स्वीपर. ही इज depicted as a young, intelligent and sensitive boy who is actually aware of the injustice of his situation. मतलब जो भी उसकी सिचुएशन थी उसके साथ इनजस्टिस बिहेव हो रहा था, यानी कि नॉट सो गुड बिहेवियर एटीट्यूड पीपल वर शोइंग टू हिम, सो ही वाज अवेयर ऑल ऑफ दैट. ठीक है, उसे सब पता था कि ये कुछ अन्याय है उसके साथ जो हो रहा है, जो उसको ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ रही है वो लीगल नहीं है. His aspirations and desires such as wearing clean clothes and learning English represent his yearning for dignity and a better life. तो ये जो उसकी अच्छे से बनकर रहना, इंग्लिश सीखना, या ये जो उसकी कह सकते हैं एक जो लैंग्वेज थी, बॉडी लैंग्वेज जो उसकी थी या उसका अपीयरेंस था, वो क्या शो करता था कि वो अपनी बेटर लाइफ चाहता है या वो कौन सी लाइफ के
टूवर्ड्स जाना चाहता है, दैट वाज शोइंग। ठीक है, पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को अनटचेबल की स्टोरी डिस्कस करना चाहूँगी। तो जैसे कि हमें पता है कि अनटचेबल स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर यानी प्रोटैगनिस्ट है दैट इज़ बाखा। तो इन दिस स्टोरी बाखा's father is a sweeper। ठीक है, he is sweeper and a kind of not so working man। तो वो उस दिन फीवर का यानी कि बीमार होने का एक बहाना करते हैं एंड ही सेंट बाखा टू ऑन हिज प्लेस। तो यानी कि वो बाखा को भेजते हैं उसकी जगह पे काम करने के लिए। तो उन लोगों के जो घर होते हैं जहाँ पर जाता है बाखा, सो वो जो लोग हैं उसको वो ना तो अच्छे से एड्रेस नहीं करते हैं, ना उसको अच्छे से वेलकम करते हैं। ही दे जस्ट बिहेव लाइक कि वो कोई एनिमल भी, किसी एनिमल के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं होता है जैसे उसके साथ होता है। द पीपल डोंट लाइक टू गेट इन टच विद हिम बिकॉज दे थिंक दैट अगर ये टच हो जाता है तो जो उनकी कास्ट है वो अशुद्ध, यानी कि वो अशुद्ध हो जाएंगे, उनका धर्म ख़त्म हो जाएगा, या उनका ऐसी जो बातें हैं उनके दिमाग में चलती थी। तो वो लोग ना तो उसे कहीं बैठने देते थे, ज़मीन पर बिठाते थे, और उनके जो अगर उन्होंने पानी वगैरह लेना भी होता था तो वो उसको मना कर देते थे, या फिर उसके लिए कुछ अलग ही बर्तनों का यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो ये बाखा के साथ होता है। उसका ऑलरेडी आधे दिन का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि जहाँ जहाँ भी वो गया वहाँ उसको अच्छा महसूस नहीं कराया गया। बाखा's फादर सेंड हिम अगेन, मतलब कि जब वो आधे दिन में वापस आता है क्योंकि उसको प्यास लगती है, पानी पीना होता है, तो जो बाखा का फादर है लाखा उसको ज़बरदस्ती दोबारा से काम पे, मतलब कि ड्यूटी पे भेजने की ज़िद करता है। ठीक है, तो और फिर बाखा को याद भी आता है कि एक जो अच्छा इंसान है जिससे वो मिले थे, यानी कि उसका नाम है चरत सिंह। तो चरत सिंह एक बहुत ही अच्छा हाई कास्ट हॉकी प्लेयर है, जिन्होंने बाखा को ऑफ़र किया था टी वगैरह भी, मतलब कि वो इन सब चीज़ बातों को नहीं मानते थे कि वो स्वीपर है या उसको नहीं मिलना चाहिए या उससे बात नहीं करनी चाहिए या उससे टच नहीं होना चाहिए, इन सब बातों को वो नहीं मानते। तो वो एक काइंड पर्सन दिखाया गया है नोवेल में। तो वो जो चरत सिंह है वो बाखा को बोलता है कि जब तुम शाम को जाओगे तो मिलते जाना, कि वो उसको एक मतलब चरत सिंह बाखा को एक हॉकी गिफ्ट करना चाहता है। और बिफोर दैट जो बाखा की फ्रेंड सिस्टर है सोहिनी, वो उससे बोलता है पानी लाने के लिए। तो जब सोहिनी कुएं पे पानी लेने के लिए जाती है तो वो लाइन में खड़ी रहती है, बिकॉज उन लोगों को अलाउड नहीं है कि वो वेल को टच करें या खुद से पानी बाहर निकालें। तो वो खड़ी होती है वहाँ पे, वेट करती है किसी का कि somebody हेल्प्स हर टू टेक वाटर फ्रॉम द वेल, बट कोई आता नहीं है सामने से। तो वहाँ पर एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज़ पंडित कालीनाथ। तो पंडित कालीनाथ उससे बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें कुएं से पानी निकाल के दूंगा, बट इन रिटर्न यू हैव टू क्लीन टेम्पल। तो हाँ, वो ये बोल देती है, कह देती है ठीक है कि आप मुझे पानी निकाल के दे दो, मैं बदले में आपका जो मंदिर है वो क्लीन कर दूँगी। सो ये उनकी एक डील फिक्स होती है। बट व्हेन शी गेट बैक, तो मंदिर साफ़ करने के लिए जाती है और वापस जाती है, तो उस टाइम पे पंडित कालीनाथ उसके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं करता। ही ट्राइज़ टू असॉल्ट हर। और जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है सोहिनी की चिल्लाने की वजह से, तो पंडित कालीनाथ ऐसा बिहेव कर देता है कि वो जो सोहिनी है उसने पंडित को टच करके उसको अशुद्ध कर दिया है या उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया है। और उन सब भीड़ में उसका भाई बाखा भी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी डिसअपॉइंट था पूरे दिन से, और उस इंसिडेंट के बाद में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाता है। और आफ्टर दैट वो वहाँ से सोहिनी को घर भेज देता है। एंड ही डिडंट से एनीथिंग टू पंडित कालीनाथ बिकॉज ही कैन नॉट, ही हैज़ नो राइट टू रेज वॉइस इन फ्रंट ऑफ हिम और anyone upper caste people। सो वो कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। एंड जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो ऑलरेडी डिसअपॉइंट होता है, एंड इन मिड वो एक बंदे से टकरा जाता है। जब वो उस इंसान से टकरा जाता है तो वो जो इंसान है वो बाखा के चाटा मार देता है और कह देता है कि यू शुड अनाउंस कि तुम यहाँ पे आ रहे हो, या फिर तुम्हें वो घंटी, उन लोगों को बोला जाता था कि गले में घंटी बांध के चलने के लिए, ताकि जब वो लोग एंटर कर रहे हैं या अनाउंसमेंट करने के लिए, क्योंकि जब वो किसी गली से जा रहे हैं तो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को पता चल जाए कि एक लोअर कास्ट पर्सन आ रहा है जिससे बच के रहना है। तो वो बाखा को चाटा मार देता है और बाखा उससे कुछ नहीं कह पाता है। सो आफ्टर दिस इंसिडेंट मैन मेट टू बाखा, दैट इज़
कोलोनल हचिसन बाखा को अपना कास्ट चेंज करने के लिए ऑफ़र करते हैं, दैट इज़ क्रिश्चियनिटी। वो बाखा को कहते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो कोलोनल हचिसन इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, बट येस आप सबको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद में एक और इंसिडेंट होता है बाखा के साथ में। कुछ बच्चे आपस में खेल रहे होता है और उनमें से एक बच्चे गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, खून आने लगता है। तो वो भाग के बाखा उसको उसकी बच्चे की मम्मा के पास लेके जाता है। और उस टाइम पे वो जो लेडी है वो इस चीज़ पे नहीं फोकस करती है कि वो उसके बच्चे के ब्लड आ रहा है या फिर उसको चोट लगी है या उसको कंसोल करने की ज़रूरत है। पार्ट दैट वो इन सब चीज़ों के बजाय वो फोकस करती है कि जो बाखा है एक अनटचेबल पर्सन है और उसने उसके बेटे को टच किया है या उसको उठा के लाया है, तो वो उस चीज़ पर अग्रेसिव हो जाती है बहुत ज़्यादा और बाखा को सुनाने लगती है। तो इस तरीके से बाखा का बहुत ही बेकार दिन जाता है और इन द एंड बाखा को एक वेडिंग में भी जाना होता है अपने दोस्तों के साथ में। तो वो अपने दोस्तों को ही सारा बताता है कि कैसे उस आदमी ने उसको स्लैप किया था या जो भी था। तो उसके फ्रेंड उसको बोलते हैं हॉकी वॉकी लेके जाने के लिए कि उसको जवाब देना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो बट बाखा डिनाई कर देता है, मना कर देता है, जिससे बुक के अंदर एक नॉन वायलेंस सपोर्ट भी दिखाई देती है, ठीक है। नॉन वायलेंस प्रिंसिपल का सपोर्ट दिखाई देता है, ठीक है। तो बाखा उस चीज़ को मना कर देता है और लड़ाई नहीं करता। बट इससे उसे याद आता है कि हाँ उसे चरत सिंह के पास जाना था हॉकी लेने के लिए, तो वहाँ चरत सिंह के पास चला जाता है। चरत सिंह उसको बहुत अच्छे से चाय ऑफ़र करता है, उससे बात करता है और उसको गिफ्ट के तौर पर हॉकी उसे गिफ्ट करता है। और इस तरीके से उसका थोड़ा सा मोमेंट अच्छा होता है। और जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो वहाँ पर एक जगह पर एक मैदान में वहाँ पे गांधी जी का प्रवचन चल रहा होता है, जहाँ पे बहुत लोगों की भीड़ होती है। तो वहाँ जाके वो सुनता है कि गांधी जी बता रहे होते हैं कि बहुत जल्द इंडिया में ऑटोमेटिक वॉशरूम आने वाले हैं, मतलब ऑटो फ्लश वॉशरूम आने वाले हैं, जिससे स्वीपर को क्लीन करना नहीं पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और भाग के अपने घर चला जाता है। सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ अनटचेबल। ये एक दिन का एक्सपीरियंस था बाखा का, उसकी फैमिली का, जो भी प्रॉब्लम्स उसने टोलरेट करी थी। और चलो अब हम वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर। वी वर डिस्कसिंग पॉइंट नंबर 4, दैट इज कास्ट सिस्टम एंड सोशल क्रिटिक। द नोवेल क्रिटिक्स द रिजिड एंड ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम दैट dehumanizes and marginalizes Dalit. Anand portrays the hypocrisy and cruelty of the upper caste who treat Dalit as polluted while exploiting their labor. मतलब कि जैसे हमने अभी पूरी समरी पढ़ी है, पूरी समरी डिस्कस करी है, तो उसमें हमें पता चला है कि पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने बताया है कि इस नोवेल में आनंद ने कास्ट को अच्छे से हाईलाइट किया है और उसकी सिचुएशन को बताया है कि कितनी पॉल्यूटेड थी दलित की कास्ट और कैसे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था, ठीक है। अनदर पॉइंट इज थीम, 5th पॉइंट, ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। द नोवेल हाईलाइट्स द डेली ह्यूमिलिएशन एंड इनजस्टिस फेस बाय दलित, ठीक है। तो हमने इन विच हमने बाखा के एक दिन के बारे में डिस्कस किया, जो कि हमारे लिए सुनना भी वेरी पेनफुल रहा, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने बताया कि ये जो ह्यूमिलेशन थी उनको ऑन डेली बेसिस टॉलरेट करनी पड़ती थी, ठीक है। अनदर इज आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ। बाखा स्ट्रगल्स विद हिज आइडेंटिटी एज एन अनटचेबल एंड अर्न्स फॉर रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ। तो इसमें बाखा ने स्ट्रगल किया अपनी आइडेंटिटी के लिए, जो लोगों ने उसकी आइडेंटिटी अनटचेबल बनाई हुई थी वो, एंड अनदर कि वो चाहता था कि उसकी जो उसको इज्जत मिले, उसको एक रिस्पेक्ट सोसाइटी की तरफ से मिले, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल रिफॉर्म। थ्रू वेरियस कैरेक्टर्स द नोवेल एक्सप्लोर्स डिफरेंट पाथ टू सोशल चेंज, इंक्लूडिंग कन्वर्जन एजुकेशन एंड गांधीज एडवोकेसी फॉर द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो सोशल रिफॉर्म का पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, दैट इज़ थ्रू वेरियस कैरेक्टर, मतलब अलग अलग कैरेक्टर से उन्होंने दिखाया है, नोवेल में एक्सप्लोर किया है कि अलग अलग कैरेक्टर क्या वहाँ पे रोल प्ले करे। जैसे कि बाखा की बहन सोहिनी को कितना टॉलरेट करना पड़ा और किस पॉइंट पे टॉलरेट करना पड़ा, बाखा को क्या टॉलरेट करना पड़ रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमने उस हॉकी मैन की बात की, ठीक है। तो हमने उनके फ्रेंड्स की बात करी, तो उन्होंने अलग अलग कैरेक्टर से अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, अलग अलग पाथ दिखाए हैं सोशल रिफॉर्मेशन के, ठीक है। जैसे कि गांधी जी ने एडवोकेसी और एजुकेशन के ऊपर भाषण दिया है और बताया है कि ऐसे न्यू टॉयलेट्स या कॉमोड आने वाले हैं और कैसे कैसे उनका यूज़ होगा। तो ये सब चीज़ें एक अलग अलग एक्सप्लोरेशन है, ठीक है। एनकाउंटर्स एंड एक्सपीरियंसेस।
Bakha's day is filled with encounters that expose that harsh realities of caste discrimination, including being slapped for accidental contact. जैसे मैंने बताया था ना कि वो सडनली एक्सीडेंटली उससे टकरा गया था, जिसमें सामने वाले इंसान ने बाखा को चाटा मार दिया था. सो दैट इंक्लूडिंग बीइंग स्लैप्ड फॉर एक्सीडेंटल कॉन्टेक्ट, बीइंग डिनाइड एंट्री टू अ टेम्पल एंड बीइंग ट्रीटेड विद disdain by upper caste people. His interactions with a Christian missionary, a liberal poet, and Gandhi reflect the different perspective on how to address the issue of untouchability. तो इसमें इन्होंने बताया है कि पहले कैसे बाखा ने इनकाउंटर एक्सपोजन ऑफ हार्श रियलिटी, कि जो कितनी ट्रुथ मतलब कितनी बिटर रियलिटी है जो हम लोग सुन नहीं सकते. वो जो चीज़ें थी उस टाइम पे चला करती थी, वो जो रियलिटी है वो डिस्क्रिमिनेशन है जो उन्होंने दिखाया है वो. और सेकंड चीज़ की वो जो क्रिश्चियन मिशनरी था, मतलब उस पॉइंट पे भी वो अपना बेनिफिट देख रहा था. वो चाहता था कि वो अपना कास्ट को चेंज करे और मिशनरी बन जाए या फिर अपना क्रिश्चियन बन जाए, जो भी उनका ग्रुप है उसको आगे बढ़ाए. तो ये चीज़ है. और सिम्बोलिज्म एंड इमेजरी. The novel used symbolism such as the latrines Bakha cleans to represent filth and pollution associated with the caste system itself. Imagery of dirt and cleanliness is used to highlight the irony and that those who clean are considered the dirtiest. मतलब कि यहाँ पे जो सिंबल और इमेजरी का यूज़ हुआ है नोवेल में, तो सिंबल यूज़ हुआ है जैसे कि लैट्रीन, और जैसे कि बाखा उसको क्लीन करता है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो पॉल्यूशन को, फिल्थ को, ठीक है, और कास्ट सिस्टम इटसेल्फ, ठीक है. और दूसरा जो इमेजरी यूज़ हुआ है दैट इज़ डर्ट यानी कि क्लीनिनेस, यूज़ टू हाईलाइट आयरनी. क्या आयरनी यूज़ की है? आयरनी यूज़ की है यहाँ पर. आयरनी दिखाई है कि जो बाखा है जो उसको डर्ट को क्लीन कर रहा है वो डर्टी या डर्टीएस्ट माना गया है. तो ये आयरनी यहाँ पे यूज़ हुई है. 8th पॉइंट है एंडिंग एंड मैसेज, कि नोवेल का एंड क्या है और वो मैसेज प्रोवाइड कर रहा है. द नोवेल एंड्स ऑन ambiguous note with Bakha contemplating the possibility of change whether through social reform, कन्वर्जन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि फ्लश टॉयलेट. तो इसमें क्या एंड दिखाया है कि बाखा को किससे होप मिली है, दैट इज़ कि या तो कुछ सोशल रिफॉर्म होगा या फिर टेक्नोलॉजी, इनसे जो है चेंजेस आएंगे. तो क्या चेंजेस दिखाया है, दैट इज़ फ्लश टॉयलेट, कि फ्लश टॉयलेट का इंट्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे और उससे उसकी जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी. ओके, सो द 9th पॉइंट इज़ लिटरेरी स्टाइल. हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चन में एग्ज़ाम्स में यूजुअली पूछ लिया जाता है कि क्या लिटरेरी स्टाइल यूज़ किया है नोवेल अनटचेबल में. Anand's writing is noted for his realism and empathy, using simple language to convey the complex emotion and experiences of Bakha. The use of stream of consciousness gives reader insight into Bakha's thought and feelings, making his suffering more palpable. ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बताया है, लिटरली स्टाइल. तो बेसिकली जो आनंद का लिटरली स्टाइल है वो यही है कि वो सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है उनको इजीली कन्वे कर पाते हैं. तो उन्होंने कौन सा राइटिंग स्टाइल यूज़ किया है, दैट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. जो मेथड है वो उन्होंने यूज़ किया है अपनी नोवेल में और उसके थ्रू उन्होंने बाखा की नज़रों से दिखाया है दुनिया को, रीडर्स को, यानी कि हम किसकी नज़रों से दुनिया को देख रहे हैं, बाखा की नज़रों से. ठीक है. इम्पैक्ट एंड लेगेसी. नोवेल का क्या इम्पैक्ट है, क्या उसकी लेगेसी है. Untouchable is considered a landmark in Indian literature for its bold exploration of social issues and its advocacy for the rights and dignity of marginalized communities. The novel has influenced both literature and social reform movements, drawing attention to the plight of Dalits in India. तो जो नॉवल है इसने क्या इन्फ्लुएंस किया है, दोनों को, यानी कि सोशल को भी इन्फ्लुएंस किया है और लिटरेचर को भी इन्फ्लुएंस किया. ठीक है. तो मतलब जो नॉवल है इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है लोगों के ऊपर कि लोगों ने इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये रियलाइज़ किया कि जो सोसाइटी में है ये जो दलित्स है वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं या कैसा फील करते आ रहे हैं. ठीक है. और लिटरेचर का तो इम्पैक्ट किया ही है. ठीक है. दीज पॉइंट्स कैन हेल्प यू एड्रेस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ नॉवल इज एन एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग इट्स थीम्स, कैरेक्टर एनालिसिस, सोशल क्रिटिक एंड लिटरेरी सिग्निफिकेंस. ठीक है.
तो ये सब पॉइंट थे जो आई थॉट की इम्पॉर्टेंट है शेयर करने के लिए। तो लास्ट में हम लोग कंक्लूजन ले लेते हैं। इन कंक्लूजन, अनटचेबल बाय मुल्क राज आनंद इज़ अ प्रोफाउंड एंड इम्पैक्टफुल नोवेल that offers a searing critique of the caste system in India. Through the character of Bakha, Anand vividly portrays the daily struggles and dehumanization faced by Dalit, while also highlighting their resilience and aspirations for a better life. The novel not only exposes the social injustices of its time but also serves as a powerful call for social reform and human dignity. तो बेसिकली कंक्लूजन में यही लिखा है कि मुल्क राज आनंद जी ने जब ये बुक लिखी है, अनटचेबल जो नॉवल लिखी है, उससे एक तरीके से सोसाइटी को एड्रेस किया है, एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू, और लोगों को दिखाया है कि क्या हमारी सोसाइटी ये एक जो डिस्क्रिमिनेशन है क्या वो ये डिज़र्व करती है, क्या ये चीज़ों को लेके चलना ज़रूरी है, और कैसा फील होता है दलित कैटेगरी के लोगों को। तो इन सब चीज़ों से उन्होंने ये बहुत ही बड़ा टॉपिक हाईलाइट किया है, जिससे लोगों ने बाखा की नज़रों से, उसका नज़रिए से, उसकी लाइफ को देखकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिवली सोचा है, महसूस किया है। तो सो यस, यही कहना चाहूँगी कि आप लोग क्या सोचते हैं अनटचेबिलिटी के बारे में। क्या अनटचेबिलिटी एक सही ज़रिया था लोगों के स्वीपर्स के साथ बिहेव करने का, या अनटचेबिलिटी देखा जाए तो अभी भी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ज़िंदा है। तो क्या अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए, और किस तरीके से अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी को और ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। तो कमेंट बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट अनटचेबिलिटी, एंड यस, like the video, subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.